students, welcome to our channel Anki Classes, and today we will study with the topic evolution. And students, in our previous lecture we have already studied the heredity and variations, okay, or we can say we have studied about the genetics. Okay students, so our topic for today is evolution. सो नाउ कम टू अवर टॉपिक. तो जो प्रीवियस जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसके अंदर इवोल्यूशन की डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी मैंने. देखो एग्जांपल के थ्रू फिर से उसे देखते हैं. दिस इज़ वन स्पीसीज़ जिसे हमने बोला मंकीज़. ओके, मंकीज़ ये एक स्पीसीज़ थी. फिर क्या हुआ, ओवर ए मिलियन ईयर्स न्यू स्पीसीज इज फॉर्म्ड. ठीक है, दैट इज़ ह्यूमन बीइंग. तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स इसके अंदर कि जो मंकीज़ है उसके बाद उसकी नेक्स्ट जनरेशन्स आती गई और इस तरह से बहुत सारी जनरेशन के बाद लगभग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक नई स्पीसीज़ बन के आई, डेवलप हुई, दैट इज़ ह्यूमन बीइंग. इट मीन्स कि ये टोटली डिफरेंट स्पीसीज़ है. हम लोग स्पीसीज़ को डिफरेंट किस वे में बोलते हैं? इस स्पीसीज डिफरेंट तब होती है जब कोई दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. ओके, मतलब इन दोनों के बीच रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता. इट मीन्स कि ये दीज बोथ आर डिफरेंट स्पीसीज. तो इवोल्यूशन यही प्रोसेस है कि फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिजम्स और ए न्यू स्पीसीज फ्रॉम द ओल्ड ऑर्गेनिजम्स और ए ओल्ड वन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय ग्रेजुअल चेंजिंग इन देयर जीन पैटर्न. ओके, मतलब इसके अंदर कुछ जेनेटिक पैटर्न आए, कुछ जेनेटिक चेंजेस आए ओवर दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और फिर ह्यूमन बीइंग बना. तो दैट इज़ इवोल्यूशन. ओके, चलो अब इवोल्यूशन के बारे में और स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स. इवोल्यूशन के अंदर डेफिनेशन आती है एग्जाम में और इसके बाद जो इवोल्यूशन का जो इम्पोर्टेंट है वो है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन. तो इवोल्यूशन के बारे में स्टडी की बेसिकली 3 साइंटिस्ट थे. मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है. सबसे पहले लेमार्क थे, उसके बाद डार्विन और उसके बाद हुगो डी वरीज. इन सब ने इवोल्यूशन के ऊपर स्टडी की और सब ने अपने अलग अलग थ्योरीज और अपने अलग अलग हाइपोथेसिस दिए. तो हमें वो सभी थ्योरीज का जो नेम वाइज उनको लर्न करना है और थोड़ा उनके बारे में स्टडी करना है. अगर आप एग्ज़ाम वाइज अगर आप देखते हो तो इसमें डीप में नहीं जाता. आपसे सिंपल आपसे साइंटिस्ट का नेम पूछेंगे और उसने किस प्लांट के ऊपर या किस चीज़ के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया और उससे उन्होंने क्या कंक्लूजन्स ड्रा किए और जो कंक्लूजन्स उन्होंने ड्रा किए वो ठीक थे या नहीं थे, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे. मेन यही आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. ठीक है, तो लेमार्क क्या थे? एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे. ठीक है, इन्होंने सबसे पहले बताया कि लाइफ इवॉल्व्स और लाइफ चेंजेस. मतलब इन्होंने बताया कि जो लाइफ है किसी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, लाइफ मतलब इसने एक तरह से यहाँ बोला है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को. ठीक है, लाइफ का मतलब ये है कि इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो इसका ये कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं या उनमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं. ये सबसे पहले जो स्टडी किया था वो किया था लेमार्क ने. ठीक है, और इन्होंने एक्सप्लेन इवोल्यूशन एज ए प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन. ठीक है, यहाँ इसका मतलब समझिए आप लोग. इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि इवोल्यूशन एक तरह से क्या है, एडेप्टेशन का प्रोसेस ही है. अब सबसे पहले आप एडेप्टेशन समझिए. एडेप्टेशन का मतलब क्या है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, कुछ फेवरेबल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो उस एनवायरनमेंट में फिट रह सकता है. ठीक है, तो वही हम लोग बोलते हैं एडेप्टेशन. जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो रेगिस्तान वाला एरिया है उसके अंदर ऐसे जो कंटीले वो होते हैं, पेड़ होते हैं और उनकी मोटी मोटी मतलब बहुत मोटी मोटी उनकी पत्तियां वगैरह होती है. तो उनको क्या होता है कि उनके अंदर जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो कम हो, है ना, इसलिए उनकी जो लीव्स है उनकी फॉर्मेशन ऐसी होती है. और दूसरा वो थिक भी होती है उनकी लीव्स, तो वो इस तरह से मॉडिफाई होती है कि उनको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो वो उस एरिया के लिए अडेप्ट है क्योंकि वहाँ पानी नहीं है और उनको भी इसी तरह अडेप्ट हो गए वो भी कि उनको वाटर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. तो दैट इज़ अडेप्टेशन. ठीक है, अब बेसिकली लेमार्क की जो 2 थ्योरीज है जो उन्होंने दी है वो दोनों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज़ लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ एंड सेकेंड वन इज़ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. अब स्टूडेंट ये आपको सबसे पहले इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है. लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़, इसका मतलब क्या है कि किसी ऑर्गन को हम यूज़ कर रहे हैं
या डिसयूज़ कर रहे हैं, तो उसका उन्होंने एक लॉ दिया। लॉ इस तरह से था कि अगर किसी ऑर्गन का हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो अच्छे से डेवलप होगा, और अगर किसी ऑर्गन का हम लोग डिसयूज़ करेंगे या उनका हम लोग लेस यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि वो डिसअपियर हो जाए। ठीक है, तो न्यू ऑर्गन्स अराइज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऑर्गेनिजम्स के नीड के अकॉर्डिंग न्यू ऑर्गन्स अराइज करते हैं, एंड देयर साइज इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री टू विच दे आर यूज्ड। ठीक है, मतलब इसका आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। इन्होंने जो थ्योरी दी, इन्होंने जिराफ पे स्टडी किया। उन्होंने बताया कि जिराफ की जो है लॉन्ग नेक है इस तरह से, तो जो लंबी उनकी नेक है वो इस रीज़न से है कि जो प्लांट्स थे, ठीक है, उनकी लीव्स है वो प्लांट्स बहुत हाइट पे थे। ठीक है, तो शॉर्ट नेक के साथ वो उनकी लीव्स को नहीं खा सकते थे। ठीक है ना, तो इस वजह से उन्होंने अपनी नेक के अंदर जो ये ऑर्गन है, मतलब जो नेक है इनकी, इसको क्या किया, उन्होंने अडेप्ट कर लिया, मीन्स इसके अंदर कुछ अच्छे से इम्प्रूवमेंट ले आए, ताकि इसको क्या किया, लंबा कर लिया, स्ट्रेच कर लिया, और इतना कर लिया ताकि ये लीव्स तक पहुँच चुके। तो इसका कहने का मतलब यही है, लॉज यूज ऑफ डिसयूज। सेकंड वन इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, इसने ये बोला एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, वो कैरेक्टर्स जो हम हमारे लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो हमारी सोमेटिक सेल्स को चेंज करते हैं। ठीक है, नॉट द रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, सोमेटिक सेल्स ही चेंज होगी। जैसे अगर किसी ने बॉडी बिल्डअप की है तो ऐसा तो है नहीं कि उसके जो ऑफस्प्रिंग उसके होंगे या उसके किड्स होंगे उनकी बॉडी भी बिल्डअप होके ही वो बर्थ लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बट इन्होंने दिया कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो इनहेरिट हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने थ्योरी दी थी तो उस वक्त क्या एक्चुअली डार्विन का लॉ भी नहीं आया था और मेंडल का भी इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं था। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने जो कैरेक्टर दिया, इन्होंने जो थ्योरी दी वो दी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो इसका एग्जाम्पल भी इन्होंने ये दिया कि लॉन्ग नेक वाले जो जिराफ थे, एक बार एक जिराफ की नेक लॉन्ग हो गई तो उसके बाद उसकी जो ऑफ स्प्रिंग्स आई या उसकी जो प्रोजेनी आई उनमें सब में लॉन्ग नेक थी। ठीक है, तो इस तरह से इसने बताया, जबकि इसका कोई एविडेंस नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख लीजिए, देखो लैमार्क है ना, सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया कि ऑर्गेनिजम्स कैसे चेंज हो रहे हैं, हाउ ऑर्गेनिजम्स चेंज। सबसे पहले मतलब ये इंट्रोड्यूस किया था, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। फिर हम बात करें लैमार्किज्म, तो जो लैमार्क की जो थ्योरी थी वो डार्विन की थ्योरी के पहले प्रपोज हो गई थी। ठीक है, तो उस वक्त जो लैमार्क का जो आइडिया ऑफ इवोल्यूशन था वो वाइडली एक्सेप्टेड था। ठीक है, तो इन्होंने ये भी बताया कि एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। देखो जिराफ की जो लॉन्ग नेक है, स्ट्राइविंग टू रीच द लीव्स ऑन द टॉप ऑफ ट्रीज सो देयर बेबीज वर बॉर्न विथ लॉन्ग नेक्स, जबकि ऐसा नहीं है। आज हम लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। अगर हम जिराफ की अगर हम टेल काट दें, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि जिराफ की जो फर्दर जनरेशन आएगी उनके अंदर टेल नहीं होगी, उनके अंदर होगी टेल, तो ये सही नहीं है। इसके बाद जो डार्विन ने अपनी जो थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, वो दी, और जो जेनेटिक्स का भी थोड़ा बहुत जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, तो इन सब के आने के बाद जो लैमार्क के जो हाइपोथेसिस था वो क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हो, इफ़ यू ग्रो बिग मसल्स बाय लिफ्टिंग वेट्स विल यू पास दिस एक्वायर्ड ट्रेड ऑन टू योर ऑफस्प्रिंग, नो ना, ओके, नहीं पास करते। ठीक है, मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं होते। तो बेसिकली इसमें आपको बस इतना पढ़ना है कि लैमार्क के जो दो लॉ थे वो कौन से थे, यूज़ एंड डिसयूज़, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये आपको देखना है एग्जाम के पर्पज से, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी आप देखिए कि लैमार्क ने जो स्टडी की थी वो जिराफ के ऊपर बेसिकली स्टडी की थी। इन्होंने बताया, इन्होंने क्या थ्योरी दी जिराफ के लिए, कि सबसे पहले बिगिनिंग के अंदर जिराफ हैड गॉट शॉर्ट नेक। ठीक है, नेक उनकी शॉर्ट थी, देखिए यहाँ पे। ठीक है, बट क्या हुआ कि वो शॉर्ट ट्रीज़ के लीव्स खाते थे, पर जैसे जैसे ट्री ग्रो करते गए, ठीक है, अब लीव्स की हाइट बढ़ती गई, थोड़ी ज़्यादा ऊंची लीव्स हो गई, तो इस वजह से इन्होंने अपनी नेक को क्या किया, स्ट्रेच कर लिया। ठीक है, नेक को स्ट्रेच करके वो लीव्स तक पहुंच गए। तो इस तरह से शॉर्ट नेक से लॉन्ग नेक हो गई जिराफ की, और इन्होंने फिर फर्दर इस एक्वायर्ड कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया अपनी ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, ये लैमार्क की थ्योरी थी, बट ऐसा नहीं है। ये आगे हम देखते हैं, ये डार्विन ने प्रूव किया है कि ऐसा क्यों नहीं है। चलो अब स्टडी करते हैं डार्विन के बारे में। चार्ल्स डार्विन, ये बहुत फेमस साइंटिस्ट है। ठीक है,
ये इन्होंने जो एवोल्यूशन है उसके बारे में बहुत अच्छे से डीपली स्टडी की थी और बहुत सारे फैक्ट्स से लैमार्क के जिनको इन्होंने क्या किया था, रिजेक्ट किया था। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि 1831 में चार्ल्स डार्विन अंडरटूक ए 5 ईयर साइंटिफिक स्टडी ऑन HMS बीगल। ये क्या थी स्टूडेंट? एक शिप थी। ठीक है, तो इस शिप के ऊपर जो ये चार्ल्स डार्विन थे वो लगभग 5 ईयर्स तक इन्होंने स्टडी की थी इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, और इस शिप का नेम आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछते हैं। और इस शिप के थ्रू वो एक आइलैंड पे गए जिसे बोला गैलापागोस आइलैंड, और इस आइलैंड का नेम भी आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि डार्विन ने कहाँ इवोल्यूशन स्टडी किया, कौन से आइलैंड पे, तो दैट इज़ गैलापागोस आइलैंड। अब यहाँ पे स्टूडेंट डार्विन ने क्या नोटिस किया? इन्होंने नोटिस किया कि इस आइलैंड पे बहुत जाइंट टॉर्टोइस थे। ठीक है, जाइंट टॉर्टोइस से और कुछ बर्ड्स थे जिनको उन्होंने नेम दिया फिंचेस। ठीक है, तो वो बर्ड्स ऐसे थे कि उनकी सबके अंदर जो बीक्स थी उनकी, उसके अंदर कुछ चेंजेस थे। ठीक है, तो वो बीक के अंदर जो चेंजेस थे वो एक ही जगह पे इतने सारे वेरिएशंस, तो उन्होंने सोचा कि ये आइलैंड बहुत अच्छा प्लेस है, यहाँ पे इवोल्यूशन अच्छे से स्टडी किया जा सकता है। तो लगभग 13 ईयर तक इन्होंने वहाँ पे स्टडी की और उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी, वो सब हम लोग देखेंगे। देखो डार्विन, ये देखो फिंचेस, ये बर्ड है तो उनकी जो बीक है वो क्या है, डिफरेंट है सबकी। कोई लीव्स खाता है तो उसके अकॉर्डिंग लीव की साइज़ है, कोई इंसेक्ट खाता है तो उसके अकॉर्डिंग बीक है। ठीक है, तो इस तरह से कोई है ना फ्रूट्स वगैरह खा रहा है, कोई वुड के ऊपर कोई वुड खा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग सबकी बीक्स डिफरेंट है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आए कि फिंचेस, ठीक है, फिंचेस किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है फिंचेस? स्टूडेंट्स डार्विन से। और हम लोग बात करते 14 फिंचेस। कितने फिंचेस दिए डार्विन ने? 14 फिंचेस। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, ये देख लीजिए। अब स्टूडेंट डार्विन ने लैमार्क की थ्योरी को किस तरह से रिजेक्ट किया वो देखते हैं। डार्विन ने बताया कि लॉन्ग नेक जिराफ एंड शॉर्ट नेक जिराफ एग्जिस्ट टुगेदर, दोनों साथ साथ, ये शॉर्ट और ये लॉन्ग दोनों साथ साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट क्या हुआ कि ट्रीज़ की हाइट टॉल है, इस वजह से शॉर्ट नेक जिराफ को खाना नहीं मिल रहा अच्छे से और लॉन्ग नेक वाले जिराफ को अच्छे से खाना मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये सर्वाइव कर गए, ये टाई हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ओनली जो लॉन्ग नेक वाले जो जिराफ थे वो क्या किए, सर्वाइव किए। ये रीज़न था उसके पीछे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखो, अब डार्विन ने इवोल्यूशन स्टडी किया, बट इवोल्यूशन स्टडी करने के लिए देखो एक चीज़ आपको बताती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो डार्विन ने एक चीज़ बताई कि क्या होता है कि इवोल्यूशन क्या है कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक स्पीसीज से हमारी अदर स्पीसीज बन रही है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला उन्होंने, स्पेसिएशन। मतलब इवोल्यूशन तो है ही, बट इवोल्यूशन के थ्रू क्या हो रहा है, स्पेसिएशन भी हो रहा है। मीन्स कई बार इवोल्यूशन बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है, तो उससे क्या होता है कि डिफरेंट स्पीसीज बन जाती है, तो उस केस में हम उसे बोल देते हैं स्पेसिएशन। तो आपको इवोल्यूशन और स्पेसिएशन का मतलब आपको आना चाहिए। इवोल्यूशन सिंपली चेंजेस है, अब इवोल्यूशन की वजह से ही स्पेसिएशन हो सकता है अगर टाइम बहुत लंबा चले तो। ठीक है, तो ये किस वजह से हो गई, इसके बेसिकली 5 फैक्टर्स है। एक होता है जेनेटिक वेरिएशंस, ओब्वियसली यार जेनेटिक वेरिएशन तो आएंगे ही। पहले जीन कुछ अलग था उस स्पीसीज़ में, और स्पीसीज़ अलग क्यों हुई, क्योंकि उसका जीन अलग हो गया, तो जेनेटिक वेरिएशंस आए। दूसरा जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब ये है कि एक जगह सब लोग स्पीसीज़ रह रही थी, बट किसी रीज़न की वजह से वो दोनों का जो एरिया है वो अलग अलग हो गया, तो उस रीजन में भी वो अलग अलग स्पीसीज़ बना सकती है दोनों। ये मैं आपको समझाऊंगी, नेचुरल सिलेक्शन भी समझाऊंगी, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी। ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर टॉपिक दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। नाम से पता लग रहा है नेचुरल सिलेक्शन मीन्स कौन सेलेक्ट कर रहा है, नेचर सेलेक्ट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेचर कैसे सेलेक्ट कर रहा है एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज एक एरिया है, बहुत सारी शॉप्स है, झाड़ियाँ हैं, उन पे रेड बीटल्स रह रहे हैं। ठीक है, बट क्या हुआ कि कुछ वेरिएशंस आते रहते हैं जीन के अंदर। ठीक है, वेरिएशन आया और एक ब्लू कलर का बीटल आ गया। ठीक है, अब क्या है कि कोई भी
बर्ड है या कोई भी इंसेक्ट ईटर बर्ड है उसने देखा तो उसको तो रेड और क्या ब्लैक, रेड और ये ब्लू दोनों ही बराबर नज़र आएंगे, ठीक है, तो ये दोनों को खाएगा। अगर हम बात करें ब्लू की जगह हमारा जो बीटल है वो अगर ग्रीन कलर का आ जाए, देखिए, तो अब अगर यहाँ पे कोई इंसेक्ट ईटर अगर आता है तो उसे ग्रीन वाला नहीं दिखेगा, उससे रेड वाले बीटल्स दिखेंगे, तो रेड वाले बीटल्स को वो खा जाएंगे और कौन से बीटल्स बचेंगे, ओनली ग्रीन वाले बीटल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम दोनों सिचुएशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रेड और ब्लू दोनों है, बट यहाँ पे क्या है, ग्रीन वाले जो बीटल्स हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी क्योंकि रेड वाले को क्या हुआ, बर्ड्स खा गए हैं। तो दोनों सिचुएशन के अंदर, ठीक है, दोनों सिचुएशन के अंदर जो रेड वाले ज़्यादा थे इनिशियली, है ना, बट जो रेयर वेरिएशन था, रेयर वेरिएशन मतलब इसमें ग्रीन वाला रेयर है और इसमें ब्लू वाला रेयर है, दोनों ही क्या हो गए, कॉमन हो गए इन दोनों के अंदर, ठीक है। कॉमन क्यों हो गए, क्योंकि इसके अंदर तो हो सकता है, इसके तो कुछ भी रीज़न हो सकता है कि जो रेड वालों को ज़्यादा खा गए वो ब्लू वालों को कम खा गए, है ना, वॉट एवर मे बी द रीज़न, बट इसका रीज़न क्लियर है कि रेड वाले टोटली फिनिश हो गए और सिर्फ ग्रीन वाले बचे, ठीक है। अब ग्रीन वाले क्यों बचे, क्योंकि इन्होंने अपने आप को इस तरह से अडेप्ट किया है, नेचर के अकॉर्डिंग ये अडेप्ट हो चुके हैं, या हम बोले नेचर ने इनको सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। क्यों सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि इनका ग्रीन कलर है और ग्रीन लीव्स पे है तो ये इजीली विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ग्रीन कलर ऑफ द बीटल गैव ए सर्वाइवल एडवांटेज, ग्रीन कलर की वजह से वो सर्वाइव कर गए। तो ये है स्टूडेंट्स नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो स्टूडेंट्स जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, सपोज रेड और ब्लैक, ये रेड और ब्लू कलर की दोनों बीटल्स एक जगह पे हैं। अब एक एलिफेंट आया, ठीक है, उसने अपने पैर यहाँ पे रख दिया तो उसकी वजह से रेड वाले की पॉपुलेशन पूरी तरह ख़त्म हो गई और एक दो बचे, कौन से वाले, ब्लू वाले। तो अब इस कंडीशन में ब्लू वाले सर्वाइव करेंगे, ठीक है, ब्लू बीटल्स क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। तो ये किस वजह से हुआ, ठीक है, एलिफेंट की वजह से हुआ। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट प्रोवाइड डाइवर्सिटी विदाउट एनी अडेप्टेशन, मतलब ब्लू वाला जो है इसका कोई अडेप्टेशन नहीं था, अगर बीटल आएगा तो जितना वो रेड को खाएगा उतना ही वो ब्लू को भी खाएगा, बट एक्सीडेंटली क्या हुआ, रेड बीटल्स की जो है पॉपुलेशन वो कम्प्लीटली चली गई, तो फिर ब्लू वाला क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो जो रेयर वेरिएशन जो हम बोलते हैं या जो बिना अडेप्टेशन वाला जो वेरिएशन है वो सर्वाइव करेगा। तो कलर चेंज बिकम ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट कॉज बाय एलिफेंट। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा, इसी से बोला है जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब ड्रिफ्ट मतलब सडन चेंज हो गया। सडन चेंज क्यों हुआ, क्योंकि एलिफेंट की वजह से किसी एक्सीडेंटली कुछ चेंज हुआ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, वो हम लोग देखते हैं, जैसे हमने बोला ना कि एक्वायर्ड कैरेक्टर, अब ये जैसे लेमार्क ने बोला कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, बट डार्विन ने मना किया, ठीक है, रिजेक्ट किया कि एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं होते। किस बेसिस पे उन्होंने बताया, देखो एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि मान लो कुछ बुशेज़ हैं उनको क्या हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है, तो उनकी लीव्स क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो अब क्या हो गई, कुछ कम बुशेज़ हो गई। तो पहले जो बुशेज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी, ट्री की लीव्स वगैरह, तो उनकी बीटल्स की साइज़ ये थी, बट अब जैसे ही इनको डिजीज़ लगी, इनके खाने के लिए कुछ कमी आ गई, तो इन्होंने अपनी साइज़ क्या करी, डिक्रीज़ कर ली, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ द एडल्ट बीटल विल डिक्रीज हो गया। अब जैसे ही डिजीज़ ख़त्म हुई और जैसे फिर से ये बुशेज़ आ गई तो बहुत सारा खाना इनके पास हो गया, तो अब ये वाले बीटल्स क्या होंगे, वापस से अपनी ओरिजिनल साइज़ में आ गए, ठीक है। आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ प्लांट डिजीज न्यू जनरेशन विल हैव नॉर्मल वेट। डिक्रीज इन वेट ऑफ बीटल इज़ नॉट इवोल्यूशन, ये है इंपॉर्टेंट चीज़। इवोल्यूशन ये नहीं है डिक्रीज इन वेट, क्योंकि वो वेट डिक्रीज होने के बाद जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आई उन्होंने वापस से अपना वेट गेन कर लिया। तो ये चेंजेस जो है वो उनके जीन में चेंजेस नहीं हुए स्टूडेंट्स, ये चेंजेस कहाँ हुए, उनकी सोमेटिक सेल्स में, और इस वजह से ये कौन से चेंजेस है एक्वायर्ड कैरेक्टर से, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कहना चाह रहा है डार्विन। अब हम लोग आके देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन, एक बार डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ फिनोमेना वेयर द नेचर सेलेक्ट्स ऑर्गेनिज्म हैविंग फेवरेबल टू द एनवायरनमेंट। फेवरेबल टू द एनवायरनमेंट मतलब ग्रीन कलर वाले जो बीटल्स हैं तो उनको किसने सेलेक्ट किया, नेचर ने।
सेकेंड वन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, द एलिमिनेशन ऑफ द जीन्स ऑफ द सर्टेन ट्रेड, मतलब जो रेड कलर वाले जो बीटल्स थे उनका एलिमिनेशन फ्रॉम द स्मॉल पॉपुलेशन व्हेन ए सेक्शन ऑफ स्पीसीज पॉपुलेशन डाइज ऑफ नेचुरल कैलामिटी। देखो नेचुरल कैलामिटी मतलब हम लोग कोई भी एक्सीडेंट बता सकते हैं, ठीक है, एलिफेंट ने पैर रख दिया या खुद फ्लड वगैरह आ गई पर्टिकुलर एरिया में, कोई भी नेचुरल कोई भी डिजास्टर हो जाए, है ना, उसकी वजह से अगर मान लो कोई एक पॉपुलेशन चली गई है और दूसरी पॉपुलेशन है तो वो आ जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ठीक है, ये दोनों मिला के क्या करते हैं, इवोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। जब ये दोनों होंगे तब हमारा इवोल्यूशन होगा। लेकिन डिक्रीज इन बॉडी वेट ड्यू टू स्टार्वेशन इज एन एक्वायर्ड ट्रेट, मैंने बताया ना कि बीटल्स का वेट डिक्रीज हो गया, तो जो वेट डिक्रीज हुआ वो क्या है, एक एक्वायर्ड ट्रेट है, ठीक है, एक एक्वायर्ड ट्रेट है इन द बीटल्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम एंड इट विल नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन डीएनए। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ का क्वेश्चन बन सकता है कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है या एक्वायर्ड ट्रेट्स है वो जीन में चेंज करते हैं या नहीं करते, ये भी पूछ सकता है, या क्रोमोजोम में चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स जीन है, क्रोमोजोम है, जेनेटिक है या रिप्रोडक्टिव सेल्स है या डीएनए, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है, सारा रिलेटेड है। मैंने बताया आपको क्रोमोजोम्स के ऊपर क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए के ऊपर क्या होता है, जीन्स होते हैं, ठीक है, और क्रोमोजोम्स कहाँ होते हैं, हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर। तो इस तरह से ये सारे क्या है स्टूडेंट्स, रिलेटेड है। ओके चलो अब हम लोग देखते हैं एक चीज़, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। भी मैंने आपको बताया कि स्पेशिएशन जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से भी होता है। कैसे, सपोज पहले यहाँ पे क्या था, टोटली माउंटेन था और यहाँ पे क्या थी, रेड बीटल्स थी सारी जगह पे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये बीच में से रास्ता, ये फ्लड आ गई और है ना, ये रिवर आ गई बीच में से और ये दोनों कट के और ये दो माउंटेन अलग हो जाते, एक इधर और एक इधर, ठीक है। अब माउंटेन अलग हो गए तो यहाँ के बीटल्स हैं और यहाँ के बीटल्स हैं, दोनों को क्या है, दोनों माउंटेन पे इसको अलग कंडीशन मिल रही है एनवायरमेंटल, इसको अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस मिल रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वेरिएशन हैपनिंग इन टू माउंटेन विल बी डिफरेंट, तो इन दोनों माउंटेन के अंदर जो वेरिएशंस होंगे यहाँ की स्पीसीज़ में वो दोनों में डिफरेंट होंगे, है ना, क्योंकि जो भी चेंजेस इनमें होंगे वो डिपेंड होंगे किस पे, एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ द माउंटेन्स। इस माउंटेन की कंडीशन कुछ अलग है, इसकी कुछ अलग है, इन दोनों की माउंटेन कंडीशन के अकॉर्डिंग इन बीटल्स में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जियोग्राफिकल आइसोलेशन फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके बीटल्स में कुछ चेंज आए और फिर खूब ईयर्स के बाद इसके बीटल्स ऐसे बन गए और इसके बीटल्स ऐसे बन गए। अब देखो आप दोनों बिल्कुल अलग दिखते हैं और इस स्टेज पे अगर ये वाला बीटल यहाँ लाया जाए, ठीक है, इस वाले बीटल के पास, तो ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे इट मीन्स कि क्या है, दोनों डिफरेंट स्पीसीज़ बन गई है, ठीक है, ये वाली अलग स्पीसीज़ है, ये वाली अलग स्पीसीज़ है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, एक ही बीटल था बट जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से अलग अलग माउंटेन और अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस पे दोनों अलग अलग स्पीसीज़ बना लिए। तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन लीड टू स्पेशिएशन और क्रिएशन ऑफ एंटायरली डिफरेंट न्यू स्पीसीज़, ठीक है। तो इस तरह से नई स्पीसीज़ बन गई है। द टू पॉपुलेशन ऑन द टू माउंटेन हैव बिकम टू एंटायरली डिफरेंट स्पीसीज़, ये अपनी ये स्पीसीज़ बन गई, ये वाली स्पीसीज़ बन गई, ठीक है। दोनों आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ये सब कुछ किसके हुआ, पहले तो नेचुरल सिलेक्शन हुआ, पहले तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन हुआ देखो, और उसके बाद इस वाले माउंटेन पे कुछ अलग नेचुरल सिलेक्शन या जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ होगा और इस वाले पे कुछ अलग सिचुएशन हुई होगी। तो इस तरह से सारे फैक्टर्स मिला के हमारा क्या बना, नई स्पीसीज़ बना। अब नेचुरल सिलेक्शन एक बार फिर देखिए, सबसे पहले सारी स्पीसीज़ में वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर जैसे डॉग्स है, ठीक है, उसकी बहुत सारी स्पीसीज़ है, ठीक है, तो सबके अंदर वेरिएशंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन होंगे तो उन सब में क्या होगा, कंपटीशन भी होगा, किसके लिए, फूड के लिए, लिविंग स्पेस के लिए, वाटर के लिए, सबके लिए उनके अंदर कंपटीशन होगा। अब अगर कंपटीशन होगा तो जो बेटर होंगे या जो हेल्दी होंगे या जो वेल अडेप्टेड होंगे वो क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। इट मीन्स कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो नेचर के अकॉर्डिंग फिट होगा वो ही सर्वाइव करेगा। ये मेन किसने दिया, डार्विन ने, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये किस में बताया इन्होंने, अपनी जो बुक है, डार्विन की बुक थी और उसका नेम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है,
तो इसके अंदर उन्होंने बताया। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डार्विन की बुक और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब इस तरह से क्या हुआ, ये सर्वाइव किए और ये नहीं किए, तो द सर्वाइवर विल पास ऑन देयर बेटर जीन टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो इन्होंने अपना जीन अपनी ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र किया। हु विल ऑल्सो, मतलब उसके अंदर भी ये बेनिफिशियल वेरिएशन उनके अंदर भी होगा फिर, क्योंकि ये जेनेटिक वेरिएशन है। तो इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन काम कर रहा है। अब हमने देख लिया कि किस तरह से स्पेशिएशन हो रहा है। अब स्टूडेंट्स, एक होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मतलब नेचर ने तो सेलेक्ट कर लिया, बट आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब डन बाय ह्यूमन बीइंग, ये आर्टिफिशियली, ठीक है। अगर आर्टिफिशियली होए कैसे, जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास वाइल्ड कैबेज थी, ये क्या थी, वाइल्ड उसकी स्पीसीज थी। फिर हमने उसके अंदर आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया और उससे एक बना ली ब्रोकली, उससे एक बना ली कॉलीफ्लावर, एक बना ली ये कैबेज, ठीक है, ये कैबेज बना ली, और इस तरह से ये अदर स्पीसीज़ और बना ली। तो ये सारी अलग अलग स्पीसीज़ है, सारी डिफरेंट स्पीसीज़ है, और ये सब किससे बनी, इस एक प्रिमिटिव स्पीसीज़ से। तो ये हमने क्या किया, स्पेशिएशन किया हमने, पर किसने, मतलब ये भी एक तरह से स्पेशिएशन ही है या इवोल्यूशन भी है, पर किसके थ्रू है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू, ठीक है। ये वाली जो कैबेज थी ये एडिबल नहीं थी, तो इसलिए आर्टिफिशियली इसमें कुछ ऐसे सिलेक्शन किए, कुछ जीन्स चेंजेस किए, जिस वजह से हमने ये अच्छी वैरायटी वाली डिफरेंट इसकी स्पीसीज़ बना ली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ तक हमारी चीज़ें कंप्लीट होती है। ये आप देखिए स्पेशिएशन के 5 फैक्टर, जेनेटिक वेरिएशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन स्टूडेंट्स लास्ट स्टेज होती है, जब हमने देखा कि इस माउंटेन वाले और इस माउंटेन वाले जो बीटल्स थे, अगर इन दोनों को आपस में लाया जाए तो दोनों रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल आइसोलेशन में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में ये पूछते हैं, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, सडन है एंड क्विक है। आपने देखा सडन और क्विक है क्योंकि एलिफेंट ने अचानक से आए और अचानक से उसको बीटल्स को मार दिया, ठीक है। इस तरह से कोई भी नेचुरल डिजास्टर होगा वो सडन ही होगा, फ्लड आएगी सडन आएगा, अर्थक्वेक आएगा सडन आएगा, ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, एक सडन चेंज है या सडन प्रोसेस है, जबकि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे हो रहा है, ग्रेजुअल एंड स्लो प्रोसेस, ठीक है। इट सेलेक्ट्स हार्मफुल वेरिएशन बाय चेंज। अब इसके अंदर क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा वेरिएशन या जो नेचर को फिट वेरिएशन हो वो ही सर्वाइव करे। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है जो मतलब सडन हुआ है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, जो मतलब जो कम अडेप्टेबल है वो भी सर्वाइव कर सकता है इसके अंदर, मतलब वो भी सेलेक्ट किया जा सकता है जो हार्मफुल वेरिएशन है, जबकि इसके अंदर हमेशा जो अडेप्टिव वेरिएशन होता है वो सेलेक्ट होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है, इसमें अडेप्टिव भी सेलेक्ट हो सकता है, और जो दूसरा वाला जैसे हमने देखा ब्लू और ग्रीन, जैसे ब्लू थे और क्या थे, रेड थे, तो ब्लू वाले सर्वाइव कर गए, रेड वाले नहीं किए। अगर ग्रीन होते वहाँ पे और रेड होते, बट अगर एलिफेंट ने आके फुट ऐसे रख दिया कि रेड वाले ख़त्म हो गए, तो ग्रीन वाले सर्वाइव करेंगे। अगर एलिफेंट ने आके ग्रीन वाले पे पैर रख दिया तो रेड वाले सर्वाइव करेंगे। मतलब ये डिपेंड नहीं कर रहा है, ये चूज़ नहीं कर रहा है कि फेवरेबल है या जो अडेप्टेबल है उसी को चूज़ करे। ये तो एक्सीडेंटली हो रहा है कि जो बच गए हैं वो ही सर्वाइव करेंगे। ये होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट में। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब यहाँ ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या है, इज ए चेंज इन अ जीन सीक्वेंस। ओके, इट मीन्स कि जो हमारा डीएनए है इसके ऊपर बहुत सारे जीन्स हैं, जैसे जीन का जो सीक्वेंस है, जैसे यहाँ देखिए आप एडेनाइन, साइटोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनाइन एंड ग्वानिन, ये सीक्वेंस है। अब क्या हुआ कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर एडेनाइन की जगह साइटोसिन आ गया। इट मीन्स कि इसके जीन में क्या आ गए स्टूडेंट्स, इसका जीन का जो कोड है उसमें क्या आ गए, चेंज आ गए, और इस चेंज की वजह से ही क्या डेवलप हुआ, म्यूटेशन। ठीक है, अब ये म्यूटेशन कई तरह के हो सकते हैं, कुछ म्यूटेशन हार्मफुल भी हो सकते हैं और कुछ बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। अब देखो ये एग्जांपल आपको समझाती हूँ। सपोज़ पेरेंट्स का आई कलर क्या है स्टूडेंट्स, ब्लैक है, ठीक है, और जो बात करें ऑफ स्प्रिंग का, बाई चांस उसका आई कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया, तो ये किसकी वजह से हुआ है, म्यूटेशन की वजह से। अब म्यूटेशन किस में हुआ, जो आई कलर का जो जीन है हमारा, ठीक है, आई कलर का जो जीन है उसका जो सीक्वेंस है, कोडिंग सीक्वेंस, उसमें चेंजेस आने की वजह से हमारा जो आई कलर है ऑफ स्प्रिंग में वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो
अब जो म्यूटेशन के बारे में जो स्टडी की थी वो की थी हुगो डी वरीज ने। ये साइंटिस्ट है, बहुत फेमस साइंटिस्ट है। इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछेगा वो एक तो ये पूछेगा कि इन्होंने किस पे स्टडी की थी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इवनिंग प्राइम रोज पे और उसका बोटेनिकल नेम है ओइनोथेरा लैमार्कियाना। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इन्होंने म्यूटेशन टर्म भी दी थी और इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी दी थी। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन पुटअप हो जाएंगे आपके। और उसके बाद जो हुगो डी वरीज के अंदर जो एक थ्योरी हम लोग देखेंगे, हुगो डी वरीज ने क्या क्या थ्योरीज इन्होंने दी, क्या क्या कॉन्क्लूजन्स उन्होंने दिए वो दिया। एक इन्होंने जीन के बारे में बताया और एक इन्होंने लॉज ऑफ हेरिडिटी है उनको क्या किया, इन्होंने रीडिस्कवर किया। इट मीन्स कि मेंडल ने ऑलरेडी वर्क कर लिया था बट हुगो डी वरीज ने भी लॉज ऑफ हेरिडिटी को क्या किया, रीडिस्कवर किया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक इतना आप देख लीजिए कि जो हुगो डी वरीज की थ्योरी है और डार्विन की थ्योरी उनके अंदर बेसिकली डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, अब जो हुगो डी वरीज है उन्होंने बताया म्यूटेशन कहाँ हो रहा है स्टूडेंट्स, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अब म्यूटेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हो रहा है, इट मीन्स कि म्यूटेशन क्या है हमारा, सडन है। ठीक है, और डार्विन ने बताया कि बहुत सारी जनरेशन के बाद हमारा फाइनल जो जनरेशन आई वो अलग स्पीसीज़ बन के आई। इट मीन्स कि ये क्या है, ग्रेजुअल है। इट मीन्स कि इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और यहाँ इवोल्यूशन क्या है, एक सडन प्रोसेस है। यहाँ इवोल्यूशन म्यूटेशन की वजह से हो रहा है और डार्विन ने बताया जो इवोल्यूशन वो हो रहा है वेरिएशंस की वजह से। ठीक है, अब ओबियसली ये सडन है और रैंडम है और डायरेक्शनलेस भी है। क्यों, क्योंकि हार्मफुल भी हो सकता है और क्या होता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है, इसलिए डायरेक्शनलेस है। अगर हम बात करें डार्विन की थ्योरी की तो उन्होंने जो बताया वेरिएशंस वो बहुत स्मॉल थे बट डायरेक्शनल थे, क्योंकि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो एक बेटर स्पीसीज़ को क्या कर रहे थे, बना रहे थे। ठीक है, दैट्स वाई दे आर डायरेक्शनल। अब दोनों ने थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन दी बट हुगो डी वरीज ने बताया म्यूटेशन को, इसलिए बोला म्यूटेशनिज्म, और डार्विन ने बताया थ्योरीज ऑफ, मतलब डार्विन ने अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरीज दी इसलिए उसे बोला डार्विनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, अब एक लास्ट साइंटिस्ट हो रहा है दैट इज़ थॉमस हंट मॉर्गन। तो इनको क्या किया स्टूडेंट्स, इन्होंने भी म्यूटेशन पे ही वर्क किया था बट इनके बारे में अगर पूछे तो ये पूछा जाता है कि इन्होंने किस पे वर्क किया। इन्होंने वर्क किया था एक फ्रूट फ्लाई पे जिसका बोटेनिकल नेम है ड्रोसोफिला मैलिंगोस्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था किसके लिए, क्रोमोसोमल हेरिडिटी के लिए। और स्टूडेंट्स एक और बात है इनके बारे में कि इन्होंने ये बताया था कि एक जीन कहाँ है, एक क्रोमोसोम पे। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक जीन के लिए एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम है, ये चीज़ इन्होंने बताई। जबकि हम जानते हैं कि क्रोमोसोम्स जैसे ये है तो हर एक क्रोमोसोम पे क्या होता है, डीएनए होता है, क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं और डीएनए के ऊपर बहुत सारे जीन्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे थाउजेंड्स ऑफ जीन होते हैं और एक जीन किसको रिलेट कर रहा है, एक फीचर को या एक ट्रेट को। ठीक है, जैसे आई कलर है, ठीक है, उसके लिए अलग जीन है, हेयर कलर के लिए अलग जीन है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अलग अलग जीन अलग अलग कैरेक्टर्स को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ लिया है स्टूडेंट्स, सारे साइंटिस्ट भी देख लिए हैं, उनकी थ्योरीज भी देख ली है और उन्होंने किस किस पे एक्सपेरिमेंट किए, कौन कौन से लॉज दिए। तो ये सब कुछ आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, सारा आप एक बार देख लीजिए। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।